हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की ये क्लास है सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम ज्योग्राफी के 25 प्रश्नों को करेंगे। तो आप देखिएगा कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हो और कितने आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो दोस्तों आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस श्रृंखला को स्टार्ट किया जाए। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन होस्ट या भ्रंशोथ पर्वत है। ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा या फिर एंडीज पर्वत। एक यहाँ पर मिस्टेक है, इस प्रश्न में होना चाहिए था कि होस्ट या भ्रंशोथ पर्वत कौन सा नहीं है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, यानी कि एंडीज पर्वत जो है ये भ्रंशोथ पर्वत नहीं है। और सारे ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा ये सारे भ्रंशोथ पर्वत के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न में आप ये जोड़ लीजिएगा कि कौन सा भ्रंशोथ पर्वत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है राइन नदी किन पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है। ब्लैक फॉरेस्ट के बीच, ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस के, या फिर एपीनाइन या कटाबरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राइन नदी किन पर्वतों के बीच से होकर के बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट एवं वासजेस पर्वतों के बीच से राइन नदी बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। गंगा, यमुना, सरयू एवं गोमती, नर्मदा नदी, ताप्ती और दामोदर, या अलकनंदा और कोशी। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं इनमें से जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों पूरब से पश्चिम इनकी दिशा होती है। ये नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रखना है नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, वेसुवियस या फिर एटना। तो जल्दी से आपको इसका आंसर करना है कि ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसी को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्यों होता है, ये निरंतर सक्रियता के कारण होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं। पहला है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कोई उद्गार नहीं होता प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। दूसरा है कि ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात पुनः सक्रिय हो जाते हैं उन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो इनमें से कौन सी बातें सही है, कौन सी गलत हैं, या दोनों बातें सही हैं या दोनों बातें गलत हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये दोनों बातें जो लिखी गई हैं ये बिल्कुल गलत हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, ये सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसका जो सच्चाई है वो जान लीजिए कि ऐसे ज्वालामुखी जो दीर्घ काल तक शांत रहने के पश्चात आकस्मिक रूप से पुनः किसी समय सक्रिय हो जाते हैं उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है सक्रिय, तो यहाँ पर सक्रिय नहीं होगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं। और ऐसे ज्वालामुखी जिन्हें कोई उद्गार जिनका नहीं होता है और ना ही उद्गार होने की संभावना रह जाती है तो उन्हें हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो लिखे हुए थे जो स्टेटमेंट ये दोनों ही गलत थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आपको पता चल गया कि हम किसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं और किसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य होता है। ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति, ज्वालामुखी का आंतरिक भाग, सक्रिय ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो दोस्तों ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उनमें से निकलने वाला पदार्थ उसके मुख के चारों ओर होकर के जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार जो निर्मित शंकु है इन्हें ही हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जो शंकु बन जाते हैं, जो पदार्थ उनमें से निकल करके ज्वालामुखी से चारों ओर जमा हो जाता है वो शंकु का रूप धारण कर लेता है, एक कोन का रूप धारण कर लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि गेजर किन क्षेत्रों से पाए जाते हैं। ऑप्शन है शांत ज्वालामुखी क्षेत्रों से, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र से या उपयुक्त में से सभी से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेजर जो हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों से पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि येलो स्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। येलो स्टोन पार्क जो है ये उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध गीजर या येलो स्टोन पार्क है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभ्यंतरित स्थलकृतियां में कौन सी हैं। लेकोलिथ, सिल, डाइक या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी जो हैं ये सारी यहाँ पर उपयुक्त है, सारी प्रमुख हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि द्वीपों और महाद्वीपों के सागरीय तटों पर, भूपटल पर पड़ी दरारों के निकट या नवीन वलित पर्वत के निकट या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि ज्वालामुखी प्रायः कहाँ पाए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी जगहों पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की कितनी मुख्य मेखलाएं हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेखलाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला होती है, दूसरी है यूरेशियाई मध्य महाद्वीपीय मेखला और तीसरी है अटलांटिक महासागरीय मेखला। तो ये 3 प्रकार की मेखलाएं पाई जाती हैं ज्वालामुखी की, इनको आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही है। यहाँ पर भी 2 कथन दिए हुए हैं। पहला है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं। पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, दूसरा है भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है और तीसरा है सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन यंत्र है। इनमें से कौन सी बातें सही हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों बातें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप के उद्गम केंद्र को क्या कहा जाता है। फोकस कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है, ए और बी दोनों होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप के उद्गम के केंद्र को हम फोकस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप जहां सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है या फिर ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां पर हम भूकंप का सबसे पहले अनुभव करते हैं उसी केंद्र को भूकंप केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। 2, 3, 4 या फिर 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आपको आंसर करना है कि कितने प्रकार की तरंगे होती है भूकंप की। तो आपको बता दें 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, आपने सुनी भी होगी, पी, एस और एल। पी वाली जो है उसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं, एल की जो होती है उसे द्वितीयक तरंगे और तीसरी जो होती है एल वाली उसे धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो पी, एस, एल के नाम से ये तीनों तरंगे जानी जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक तरंगे जिसे हम एस के नाम से जानते हैं, तो ये तरंगे किन पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं। ठोस में, गैस में, द्रव या फिर ए और सी दोनों। तो दोस्तों द्रव में ये तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, द्वितीयक तरंगे जो हैं ये तरल पदार्थ में यानी कि द्रव में विलुप्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तरंग का मार्ग सर्वाधिक लंबा होता है। होती है इसका मार्ग भी याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन है कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है। प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं है।
तो ऐसी तरंग जिसकी गति सबसे न्यूनतम होती है वही तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि धरातलीय तरंग जो है ये लंबी भी होती है इसका मार्ग, और ये न्यूनतम इसकी गति भी होती है, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, भूकंपीय तीव्रता की मापनी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूकंप मापी, रिएक्टर स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल या बी और सी। यहाँ पर हमारा क्या? देखिए, इस प्रश्न को आप सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इतना फेमस भी है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसे देखने को मिल जाता है। तो भूकंपीय तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल के द्वारा मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता का अंकन किस अंक तक होता है? 0 से 10, 1 से 10, 0 से 9 या 1 से 9। तो दोस्तों, रिएक्टर स्केल मापनी पे भूकंप की तीव्रता का अंकन जो हम करते हैं वो 1 से 9 तक करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन होते हैं? नवीन भू आकारों का बनना, उपजाऊ मैदानों की रचना, बंदरगाहों का विकास या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों, ये तीनों आंसर हमारे सही हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव से नवीन भू आकारों का बनना होता है, आकारों का, उपजाऊ मैदानों की रचना होती है और बंदरगाहों का विकास भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के मुख्य कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने होते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रमुख 3 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कि कौन 3 चरण हैं? तो पहला जो चरण है वह है आपदा पूर्वानुमान का, दूसरा है आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव के कार्य, और तीसरा है भविष्य में आपदाओं के घटित होने से रोकने के प्रयास करना। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख चरण माने जाते हैं आपदा प्रबंधन के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है? अनाच्छादन जिसे आप इंग्लिश में डिनोडेशन कहते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है कि इसमें पृथ्वी की सतह का घिसाव होता है, इसमें पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण होता है, या इनमें पृथ्वी की सतह पर वनों का आवरण होता है, या ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ए और बी जो कथन दिया गया है ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने 25 प्रश्नों को भूगोल की किए हैं, जिसमें ज्वालामुखी के प्रश्न थे, पर्वतों के प्रश्न थे। तो आप बताइएगा कि आपको और आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको जरा से भी यहाँ से हेल्प मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।